नमस्कार और बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल, मेकिंग इंडिया अफोर्डेबल। तो एक बार फिर लेकर हाजिर हैं आपका मनपसंद शो, जहां पर हम ढेर सारी बातें करने वाले हैं। प्रॉपर्टी बाजार का ताज़ा हाल आपको बताएंगे, साथ ही आपके सवालों के जवाब देंगे। और आज हमारे साथ ये सारी बातचीत करने के लिए मौजूद है प्रॉपर्टी स्टोरी के को फाउंडर आशीष महाजन, हमारे आज के मेहमान। सर, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। और हमेशा की तरह हम शुरुआत करते हैं कि आपकी एक राय लेते हैं मार्केट के ऊपर। अब ऑलमोस्ट देश मॉनसून में एंट्री करने वाला है, तो मॉनसून को लेकर प्रॉपर्टी मार्केट में किस तरह की उम्मीदें हैं? अक्सर देखते हैं थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है जब मॉनसून आता है, सारी एक्टिविटीज रियल एस्टेट में, लेकिन फिलहाल की परिस्थिति में क्या लगता है आपको? जी विपिन जी, आज मैं बैंगलोर से बात कर रहा हूँ। यहाँ काफी बारिश हो रही है कई दिनों के बाद। तो हाँ, इनफैक्ट पूरे देश में ही अब तो 24/7 टाइप का मॉनसून हो गया है कि कहीं भी कभी भी बारिश हो रही है। बिल्कुल, तो दिल्ली एनसीआर में भी काफी बारिश रही है, पर इस कारण से जो हमें रिपोर्ट मिलती है हमारी टीम से और लोगों से बात करके, तो ऐसा फुटफॉल्स में ऐसा कुछ कमी नहीं आती है। हम्म। इनफैक्ट अगर हम लिस्टेड कंपनीज के अगर हम गाइडेंस की बात करें अगले एक साल की, बहुत सारी कंपनीज ये कह रही हैं कि हम 10,000 से 20,000 करोड़ के बीच का प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं अगले 12 महीने के अंदर। तो अगर इस तरह से लिस्टेड और अनलिस्टेड स्पेस को अगर आप ऐड करेंगे, तो हम जितना कई सालों से एडिशन नहीं हुआ होगा प्रॉपर्टी मार्केट में, रेजिडेंशियल की ही बात कर रहे हैं, उससे ज्यादा इस आने वाले साल में होगा। क्योंकि अब क्या है, हर डेवलपर की परिस्थिति जो अच्छा कर रहा था और बेटर हो गई है, तो कैश फ्लोज इंप्रूव हुए हैं, तो उनकी कैपेबिलिटी, और पुराना स्टॉक खत्म हो गया है, तो उनकी कैपेबिलिटी टू लॉन्च न्यू प्रोजेक्ट्स काफी बढ़ गई है। फिर ये सब के कारण जो हम देख रहे हैं कि कस्टमर्स ऑल्सो कॉन्फिडेंट हैं, वो मार्केट में आ रहे हैं। कई लोग अब ये एक्सेप्ट कर चुके हैं कि प्राइसेस बढ़ चुके हैं। 30-40% का हाइक है कुछ लोकेलिटीज में, कुछ ओहो। पर्टिकुलर विद इन 6-8-10 मंथ्स के अंदर। सेल मार्केट में भी बहुत डिमांड है, लेकिन उतनी चॉइसेस नहीं मिल रही। मतलब चॉइसेस, नए बायर के लिए चॉइसेस बहुत कम है। तो वो आके, जो मिडिल इनकम का एक कस्टमर है, वो आके फिर ये कहता है अच्छा चलो अब हम मान गए कि प्रॉपर्टी मार्केट तेज रही है और प्राइसेस ये हैं और वो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। तो ओके। आप डेवलपर से बात करेंगे जिनका प्रोजेक्ट 2 या 3 महीने पहले आया हो, समझो 500 से 1,000 ही अपार्टमेंट है, वो मोस्टली दे विल, सभी यही कह रहे हैं कि हम बेच चुके हैं। ओके, तो अब आप हमारे नेक्स्ट प्रोजेक्ट की बात करिए। चलिए, तो तो यही हालात हैं इस समय रेजिडेंशियल के अंदर। तो बढ़िया है। तो एक मोमेंटम जारी है और आप कह रहे हैं कुछ पॉकेट्स ऐसे हैं जहां पर 30 से 40%, तो ये तो ठीक ठाक बढ़ोतरी है दामों में। उसके रीजन पीछे जो भी हो, कुछ एस्केलेटिंग कॉस्ट है और कुछ रियल एस्टेट में तेजी का असर भी हो सकता है। तो चलिए, डिटेल में और बातचीत हम करते रहेंगे ड्यूरिंग द शो, लेकिन अब सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर देते हैं। हमारी पहली कॉलर है मंजीत कौर रंधावा, दिल्ली से हमें कॉल कर रही है। मंजीत जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल रहेगा? थैंक यू। मैंने ना जेपी में कासा हिल्स में 2 फ्लैट बुक किए थे 3700 स्क्वायर फीट के हिसाब से। ओके। तो एक 2 BHK, एक 1 BHK है। तो उसका अभी तो पोजेशन नहीं मिला है, तो मुझे ये पूछना है कि हम इसमें बने रहें या फिर निकल जाएं। ओके, जेपी कासा आइल्स, जरूर इस पे सलाह लेते हैं। तो आशीष जी, इन्होंने 2 फ्लैट बुक किए और अभी तक पोजीशन तो इनको मिला नहीं है। जेपी ग्रुप के साथ तो तकलीफें रही हैं, वो हम सब जानते हैं। क्या करना चाहिए इनको, कि ये निकलें या इसमें बने रहें, इंतजार करें कि मिल जाए आगे पोजीशन? विपिन जी, ये जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, ये प्रोजेक्ट सब जो एक नया ग्रुप, सुरक्षा ग्रुप, जो सन फार्मा के प्रोमोटर्स उसमें इन्वॉल्व हैं, लोगों ने टेक ओवर कर लिए कि जेपी के काफी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स थ्रू प्रॉपर लिटिगेशन प्रोसेस जो चली थी, तो इनको अवार्ड किया गया है। तो 3 से 4 साल का आई थिंक जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट थे, उनपे टाइमलाइन दी गई है तो फॉर डिलीवरी। तो अब इसमें क्या है कि जो ये प्रोजेक्ट है, ये प्रॉपर नोएडा टू ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे लोकेटेड है, सेक्टर 128 प्राइम सेक्टर्स में आता है। इनफैक्ट जो प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट हो गए आज की डेट में, जो सिमिलर लोकेलिटी में है, वो 10,000-12,000 स्क्वायर फीट भी कमांड कर रहे हैं। कल्पतरु का एक प्रोजेक्ट है। फिर सेक्टर 150 नोएडा में एक काफी तेजी से इमर्जिंग सेक्टर रहा है, जो 128 के आगे जाके है, तो वहां भी इस तरह के रेट आ गए हैं, मतलब 8-10 हज़ार रुपए स्क्वायर फीट। तो ये तो काफी कम रेट है। दूसरा इशू इसमें ये आ सकता है कि रीसेल ये करना चाहते हैं, पर रीसेल करेंगे कैसे?
अगर इनको बायर मिलता है, इन्होंने कुछ दाम तो इनका बढ़ा ही है, तो ये निकल सकते हैं। पर हम इस तरह के प्रोजेक्ट्स में रीसेल होना भी आसान नहीं है, अनलेस एंटिल उस पर कंसिडरेबल और एक्टिविटी हो जाए इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस, कुछ नया दिखे लोगों को तो वो आएंगे। पर एज सच एक अंडर प्राइस प्रॉपर्टी लग रही है, प्रोवाइडेड डिलीवरी हो सके। तो एक अच्छे ग्रुप के पास अब गया है, तो होपफुली ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे अब। अदरवाइज लैंड बहुत प्राइम है आज की डेट में, अगर जिस तरह से ये पोजीशन है लैंड, हॉस्पिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवेज, एवरीथिंग इज वेल प्लेस, मेट्रो। जस्ट वो लेगेसी है कि वो प्रोजेक्ट खत्म ही नहीं हो पाया, और नोएडा में प्रोजेक्ट हाँ जी है तो काफी बड़ा इलाके में बना हुआ प्रोजेक्ट, और जेपी ने काम की शुरुआत बहुत अच्छी की थी। अनफॉर्चुनेटली चीजें खराब हो गई और चीजें अटक गई, अदरवाइज वो जो पूरा ही लैंड पार्सल है और जहाँ ये बिल्डिंग्स बनी हैं या कुछ बन रही है वो काफी बढ़िया जगह है। जी राइट तो मंजीत जी देखिए, अब सलाह दोनों तरह की है इसमें, लेकिन सही बात है जो आशीष जी कह रहे हैं कि अब एक रीडेवलपमेंट या फर्दर डेवलपमेंट में वो चला गया है, दूसरे डेवलपर को दे दिया गया है, सुरक्षा ग्रुप की वो बात कर रहे हैं, प्रमोटर्स भी अच्छे हैं, तो इसे कंप्लीट होने का मौका मुझे लगता है कि आपको भी देना चाहिए। आपने इतना इंतजार किया है, क्योंकि इसको बेच देना भी उतना आसान होगा नहीं। एकदम से आपको ग्राहक मिलेंगे तो आपको दाम नहीं देंगे। तो अगर इसमें थोड़ा काम हो जाता है, थोड़ा कंप्लीशन की तरफ जाता है, तो अब शायद अगर आप बेचना भी चाहते हैं तो और लोग आ जाएंगे, और नहीं है और बेटर है होल्ड कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि होल्ड कीजिए। जैसा बता रहे हैं बहुत ही प्राइम लोकेशन है, बन के मिलेगा तो आपके काम आएगा, और आगे फिर फर्दर बेचेंगे तो उस समय आपको अच्छे दाम मिलने की उम्मीद रहेगी। तो यही आपके लिए सलाह है, रुक पाए तो जरूर रुक जाएं इसके अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, मंजीत जी के लिए सलाह हो गई। अब हमारे अगले कॉलर हैं दिनेश अग्रवाल साहब। ये कॉल भी हमें दिल्ली एनसीआर से आ रहा है। दिनेश जी बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल पूछना चाहेंगे? हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार। मैं गुड़गांव में प्रॉपर्टी देख रहा हूँ, सेक्टर 79 में। ओके। M3M अंटालिया करके है। टोटल एरिया करीब 1170 स्क्वायर फीट है, 2.5 BHK। ओके जी। और कॉस्ट करीबन 1.15 CR। ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि क्या ये ठीक है? आपको पोजीशन की कोई डेट दी है इन्होंने, कब तक दे देंगे ये? प्रीलिमिनरी में जो बात की थी मैंने, वो कह रहे हैं शायद 3 साल लग जाएंगे। अच्छा ठीक है, चलिए आशीष जी से जानकारी लेते हैं। तो आशीष जी, M3M अंटालिया हिल्स सेक्टर 79 गुरुग्राम, 2.5 BHK बता रहे हैं, 1.25 करोड़ के आसपास, 1 करोड़ 15 लाख, और 2-3 साल पोजीशन की बात है। क्या राय रहेगी आपकी इस प्रोजेक्ट पर? जी विपिन जी, ये सेक्टर 79 में M3M ने पहल करी है। M3M अब प्रोजेक्ट्स, लॉन्चेस और सब के हिसाब से देखा जाए तो गुड़गांव का सबसे बड़ा डेवलपर है। अब जाके DLF एक तरह से कैचअप गेम खेल रहा है, बट DLF थोड़ी सी डिफरेंट लीग में। पर M3M ने इतने सालों में इतनी डिलीवरी करी है कि उनका नाम बहुत बड़ा है उस शहर के अंदर। इनफैक्ट गुड़गांव शहर में टॉप 4-5 बिल्डर्स आप फिंगर टिप्स पे गिन सकते हैं, तो उसमें M3M आ जाता है। जो ये सेक्टर है ये काफी आज आप अप्रोच करोगे तो आपको लगेगा कि हम कहाँ आ रहे हैं, मतलब कुछ नहीं है आसपास, काफी दूर लगता है MG रोड और एक्सटेंशन रोड गुड़गांव से, बट ये लिंकेजेस सब हैं। NH48 जो आपका हाईवे है, फिर जो सोना और जिसके थ्रू नया हाईवे मुंबई के लिए तैयार हो रहा है, ये सब चीजें सब आसपास ओवर 4-5 ईयर्स की स्टोरी के हिसाब से ये सेक्टर्स रिहायशी सेक्टर होंगे, और ये इंटरकनेक्टेड बहुत अच्छे से हो जाएंगे। द्वारका एक्सप्रेसवे और हाईवे के थ्रू द्वारका एक्सप्रेसवे पे आप जा पाएंगे। तो दिल्ली, गुड़गांव और आसपास के शहरों के जो लोग गुड़गांव आना चाहते हैं, जिनका बजट 1 करोड़ या 1 करोड़ के थोड़ा ऊपर है, उनके लिए बहुत सूटेबल प्रोजेक्ट है। बिकॉज गुड़गांव में 1.25 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ इस तरह के बजट में बहुत चीजें अवेलेबल नहीं है। फिर M3M के प्रोजेक्ट्स में ये रहता है, जैसे इस प्रोजेक्ट में भी कुछ ना कुछ स्कीम्स रहती हैं, पेमेंट स्कीम्स, तो उसमें पेमेंट में काफी बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो उसको नजर अगर ये अपनी कैलकुलेशन में लेंगे तो इनके लिए अच्छा ऑप्शन है, गिवन कि गुड़गांव के अंदर ही इनको प्रॉपर्टी चाहिए। सेक्टर गुड़ा का डेवलप्ड ही है, तो ओवर टाइम सारा इंफ्रा आ जाएगा, 3 से 4 साल में ये बस भी जाएगा। सड़क, ये सब सेक्टर बने ही इस कारण है क्योंकि बहुत वाइड रोड्स इन सेक्टर्स तक आ चुकी हैं। पहले तो ये सब विलेजेस ही थी, तो उस हिसाब से अगर आप सारी चीजों को अगर आप लेते हैं कंसिडरेशन में, तो अच्छी ऑप्शन है।
कुछ इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लेके कुछ लैंड रिलेटेड लिटिगेशंस न्यूज में आती रहती हैं, बट उस पे मैं इतना कमेंट अभी कर नहीं सकता। ठीक है, तो दिनेश जी तीन बातें हैं। पहली बात की लोकेशन की बात है, जैसा आशीष जी ने कहा कि अभी जाके देखेंगे तो एक बार को लग सकता है कि भाई कहाँ आ गए, लेकिन रियल एस्टेट का तो खेल ही ऐसा है, जब आपको लगता है कि यहाँ क्या होगा उस समय ही आपको भाव मिल रहा होता है जो आपको लगता है जिस पे प्रॉपर्टी खरीदी जा सकती है। जब वहाँ सब कुछ हो जाता है तो फिर तो प्रॉपर्टी के भाव ऊपर चले जाते हैं, तब लगता है अरे उस वक्त तो क्या था, आज क्या हो गया। आमतौर पर रियल एस्टेट में ऐसा ही बिहेवियर देखने को मिलता है। उस लिहाज से एक फ्यूचरिस्टिक पिक्चर दिया आशीष जी ने आपको कि आगे चलते हुए बढ़िया हो जाएगा। कनेक्टिविटी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, उसके लिए चीज़ें तैयार हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। M3M एज ए कंपनी गुड़गांव में अच्छा काम कर रही है, लेकिन एक पॉइंट उन्होंने जरूर उठाया कि एक लैंड लिटिगेशन का मामला था। तो मेरे हिसाब से आप एक बार प्रोजेक्ट पे चले जाइए, आसपास आपको और भी लोग मिलेंगे, थोड़ी छानबीन कर लीजिए अपने लेवल पे एक बार और, क्योंकि हम आपको ऐसे किसी प्रोजेक्ट के लिए एकदम थ्रू नहीं करेंगे जहां पर कोई प्रॉब्लम है। तो ज़रूर कुछ और लोग भी वहां पर होंगे, उनसे पूछिए, आसपास बहुत सारे ब्रोकर्स वगैरह भी होंगे, वहां से आपको एक राय मिल जाएगी। और नहीं है तो आप हमें दोबारा भी लिख सकते हैं, हम भी इसमें और थोड़ा डिटेल में जाके इसकी चीज़ें निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन दो चीज़ें तो परफेक्ट है, एक तीसरी चीज़ के लिए थोड़ी सी खोजबीन आपको और करनी पड़ सकती है, वो आपको वहीं पर लोकल एरिया में जाके सही पिक्चर मिलने की पूरी उम्मीद रखते हैं। तो चलिए इसी सलाह के साथ हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और सवाल रहेंगे और बातचीत जारी रहेगी। बैक CNBC आवाज पर आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। रियल एस्टेट पे बातचीत जारी है। आशीष महाजन साहब हमारे साथ बने हुए हैं और हमारे अगले कॉलर विनय अग्रवाल, ये भी आज दिल्ली से काफी कॉल्स हैं, तो दिल्ली NCR से हमारे साथ जुड़ गए। विनय साहब बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में, बताइए क्या सवाल रहेगा। मैं एक लग्जरी अपार्टमेंट देख रहा हूँ, ओके 4 BHK इन दी हार्ट ऑफ द नोएडा, अच्छा जी, और साइज 3000 स्क्वायर फीट एंड अबव। ओके ठीक है, बजट क्या रख रहे हैं सर? बजट 4 to 6 CR। ओके ठीक है, आप सलाह चाहते हैं ना, हार्ट ऑफ नोएडा चाहिए आपको 3000 स्क्वायर फीट प्लस में। तो आशीष जी बड़ा घर चाहिए, 4 से 6 करोड़ का बजट भी रख रहे हैं, नोएडा के बिल्कुल सेंट्रलाइज लोकेशन में जाना चाहते हैं और सुझाव मांग रहे हैं किसी प्रीमियम प्रॉपर्टी का। जी विपिन जी, बजट के हिसाब से देखा जाए तो उनका बजट अच्छा है। तो अगर ये हार्ट ऑफ नोएडा में ही प्रॉपर्टी चाहते हैं तो गोदरेज का एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है जो एकदम हार्ट ऑफ नोएडा में ही आती है, सेक्टर 12 आई थिंक आता है वो। 14 से 15 हजार का रेट होगा। साइज जो ढूंढ रहे हैं शायद वो भी मिल जाएगा उनको एग्जैक्ट साइज, और वो बजट फिर वहां बैठ जाता है मतलब। और उसकी कंस्ट्रक्शन मैं आपको बता सकता हूँ, मैंने कुछ टाइम पहले देखा था, विद इन 1 ईयर वो कंसिडरेबल स्ट्रक्चर कंप्लीट कर चुके थे। मतलब बहुत तेजी से वो प्रोजेक्ट बन रहा है। और जो नोएडा के मॉल्स हैं या ऑफिस एरियाज हैं वो सब बहुत पास आ जाते हैं। अदरवाइज अलोंग दी नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, वो भी एक तरह से न्यू हार्ट ऑफ नोएडा तो वही है, क्योंकि वहाँ लैंड अच्छी अवेलेबल थी। बहुत अच्छे लग्जूरियस प्रोजेक्ट्स हैं, गुलशन ग्रुप की तरफ से हैं। फिर कलपत्रु का एक प्रोजेक्ट है जो गोल्फ कोर्स प्रोजेक्ट है, जो जेपी की लैंड पे ही बना हुआ है, पर उसमें ऐसा कुछ इश्यू नहीं है, इट इज आउटराइट परचेज ऑफ लैंड। तो ये सब लग्जरियस प्रोजेक्ट्स हैं, इस प्राइस रेंज में है। साइजेस जो ढूंढ रहे हैं ये भी मिल जाएंगे, और इस मोरलेस इनकी कंस्ट्रक्शन भी बहुत जल्दी हो जाएगी, ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में से ही हैं। उसके अलावा एक नोएडा में क्लियो काउंटी ग्रुप है, ये काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। महागुन के कुछ प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, मतलब मैं पर्टिकुलर प्रोजेक्ट अभी महागुन का तो नहीं बता पाऊंगा, बट ये 4-5 प्रोजेक्ट हैं जो काफी स्टैंड आउट करते हैं। ओके तो जिस तरह की प्रॉपर्टी ये ढूंढ रहे हैं, उनके बजट में जिस क्वालिटी की ये चाहते हैं, और एक रिलायंस भी, एश्योरेंस भी, कि सब वक्त पे मिले, ये 4-5 नाम है जो आपने सजेस्ट किए, गोदरेज जैसे नाम यहाँ पर आए तो बढ़िया है। आप आगे बढ़े विनय साहब, और बहुत शुभकामनाएं आपको। कुछ आप फर्दर अगर आप कोई प्रॉपर्टी जीरो डाउन करते हैं उसके बारे में कोई पर्टिकुलर चीज़ पूछना चाहते हैं, आगे ज़रूर लिखेगा हमें, हम फिर आपके सवाल को जवाब देने में खुशी महसूस करेंगे। लेकिन फिलहाल ये 4-5 ऑप्शन आपके लिए इन द हार्ट ऑफ नोएडा, आपके बजट के अंदर, प्रीमियम प्रॉपर्टीज के लिए। चलिए अब कुछ ईमेल्स हैं, हम वो ले लेते हैं। जय पाठक साहब ने चेन्नई से हमें एक ईमेल भेजा है और आप पूछ रहे हैं, लेकिन प्रॉपर्टी आप बेंगलुरु में लेना चाहते हैं कि ईस्ट बेंगलुरु में कुछ अच्छे ऑप्शन चाहिए आपको 2 या 3 BHK के, और बेलंदूर, पानाथुर, इन जगहों के आसपास आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं। तो सर क्या सलाह रहेगी इनके लिए ईस्ट बेंगलुरु के
हिसाब से? हाँ, ईस्ट बेंगलुरु जो इन्होंने एरियाज लिखे, ये बिल्कुल जो लार्जेस्ट ऑफ लार्ज एमएनसी आईटी कंपनीज हैं या इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, इन सब के ऑफिसेज बेलंडूर में एग्जिस्ट करते हैं आउटर रिंग रोड के अलावा। तो ये एरिया काडुबसिनाली और बेलंडूर और ये सब आपस में मर्ज कर जाते हैं। पनातूर एक इमर्जिंग एरिया है जो इतने सालों से इसकी कनेक्टिविटी बहुत सफर करती थी, जबकि वो कुछ ही किलोमीटर की, कुछ कितना मतलब मैं बोल रहा हूँ 1-2 किलोमीटर की दूरी में था, लेकिन कुछ अंडर पास था रेलवे का, रोड्स बहुत चौक थी। लेकिन अब उस एरिया को डेवलपर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बोलना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि व्हाइट फील्ड, सरजापुर रोड, बेलंडूर, ये सब आपस में कनेक्ट हो गए हैं थ्रू वेरी वाइड रोड्स। अभी पूरी तरह हुआ नहीं है, बट काफी आप मोटरेबल हो गया है, रेलवे अंडरपास वगैरह के इशू सॉर्ट हो गए, लेकिन अभी भी टू गेट इनसाइड चोक्ड हैं एरियाज। बट हाउएवर ऑप्शंस के हिसाब से यहाँ पे आपको शोभा के प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। रोहन ग्रुप ने अभी एक नया लॉन्च किया था, वो भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बेस से बिका। आदर्श, ये पनाथुर के एरियाज हैं। नए प्रोजेक्ट्स में अलोंग आउटर रिंग रोड वगैरह तो रेजिडेंशियल में कुछ है नहीं, बट अगर नया ही प्रोजेक्ट ढूंढ रहे हैं तो आपको पनाथुर में ही मिलेगा। प्रेस्टीज, रोहन, शोभा, गोयल ग्रुप, काफी मल्टीपल ऑप्शंस हैं यहाँ पे। अब जो करंट रेट चल रहा है पर स्क्वायर फीट 9,000 एंड प्लस पे ये प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं। विद इन लास्ट 10-15 एस्केलेशन तो हुआ ही है यहाँ पे भी। बढ़िया। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल अब बेंगलुरु में भी आ गया है, जैसे डेवलपर सजेस्ट कर रहे हैं। तो ये पूरा आईटी बेस्ड एरिया, बड़ी एमएनसीज के ऑफिस और 9 से 10 हज़ार रुपए का रेट, कई अच्छे ऑप्शन यहाँ पर दे दिए जय साहब आपको, आशीष जी ने। तो जाइए एक बार देखिए, जरा नजर मारिए, और फिर कुछ पसंद आता है तो हमें एक बार फिर बता सकते हैं, हम और डिटेल आपके लिए ले आएंगे। लेकिन जो 3-4 ऑप्शन आप चाहते थे वो आपको जरूर यहाँ पर दे दिए गए। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, इसी के साथ ब्रेक के बाद कुछ और सवाल रहेंगे। सीएनबीसी आवाज पर जारी है प्रॉपर्टी गुरु, हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब, और फटाफट अब कुछ और सवाल लेने की कोशिश होगी। एक डिटेल्ड मेल हमारे पास आया है मिस्टर प्रदीप बी का मुंबई से, तो मैं आशीष जी आपको उसके कुछ हाइलाइटर्स बता देता हूं। देखिए, ये पूछ रहे हैं कि इनको एक 1 BHK रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी चाहिए, 35 से 50 लाख का बजट, और ये विशेष तौर पर निवेश करना चाहते हैं। अब इन्होंने कहा है कि थोड़े कंफ्यूज है किस एरिया में जाएं, लेकिन जो एरिया इन्होंने निकाले हैं वो डोंबिवली, कल्याण, शीलफाटा, ये वाला, बदलापुर, उल्वे, द्रोणागिरी, ये इनके हिसाब से इनके 3-4 प्रेफर्ड लोकेशन है। लेकिन इनको लेकर ये कंफ्यूज है और ये चाहते हैं कि इन 4 लोकेशनों में से कोई एक सजेस्ट करें जहां पर ये कुछ निवेश करके उसे कुछ सालों के लिए रखेंगे, एटलीस्ट 5-7 साल या 10 साल का भी उनका होराइजन हो सकता है। क्या सलाह रहेगी सर इनके लिए? जी विपिन जी, रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी तो हम सब जानते हैं कि डेवलपर से आज की रेट में लेना चाहेंगे तो हार्डली कुछ चॉइसेस हैं। बाकी इन्होंने एरिया काफी वाइड बताया, हर एक एरिया के अपने कुछ पैरामीटर्स हैं जिसके कारण वो अच्छा, जैसे उल्वे है वो ट्रांस हार्बर लिंक जो अब रियलिटी होने वाला है, उसके कारण काफी अच्छी उसकी सॉलिड कनेक्टिविटी हो जाएगी आपके मुंबई के साथ। तो वो एरिया अच्छा कर, प्लस एयरपोर्ट, न्यू एयरपोर्ट ऑफ मुंबई। फिर जो शीलफाटा और ये सब एरियाज हैं, ये आईटी कॉरिडोर ऑफ न्यू बॉम्बे जो है उससे बहुत इम्पैक्ट करता है, मतलब घनसोली वगैरह जो एरियाज हैं, वाशी, ये अफोर्डेबल रीजन है जो उसके क्लोज में है। वहाँ पे लोडा पलावा, मेट्रो ग्रुप, रुनवल, मतलब मुंबई के टॉप बिल्डर्स शीलफाटा वगैरह में, प्रोविडेंट ग्रुप ऑफ बैंगलोर ऑल्सो, उनका भी वहाँ प्रोजेक्ट है। बट ये सब मैं आपको अंडर कंस्ट्रक्शन का ही बता पा रहा हूँ, जो कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है। तो डिपेंड ये करेगा कि मेरे हिसाब से, मतलब अगर सैक्रोसैंक्ट एक मार्केट अपमूव जारी है तो किसी भी एरिया में एक अच्छे डेवलपर के साथ ये जाएंगे तो इनको रिटर्न्स तो मिलेंगे। अब उसमें उल्वे थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, पर उल्वे में इनको कोई बड़ा नाम ऐसा डेवलपर का शायद मिलेगा नहीं, ऐसा जो मेरी लास्ट मार्केट सर्वे वहां की बताती है। वहां बहुत लोकलाइज बिल्डर्स काम करते हैं, पर इंफ्रा बहुत तेजी से इंप्रूव हो रहा है इस नवी मुंबई का। तो नवी मुंबई में इन्वेस्ट करके रिटर्न तो अच्छा बना ही लेंगे। राइट। तो सही बात है आशीष जी जो कह रहे हैं कि हर इलाके की अपनी अपनी केमिस्ट्री है। डोंबिवली, कल्याण और इन बदलापुर इधर की एक अलग मार्केट है। तो उल्वे जिस तो इन दिनों तो काफ़ी चर्चा में है, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक ऑलमोस्ट बन के तैयार है, उसके इंस्पेक्शंस हो रहे हैं, नया एयरपोर्ट भी 2023 के एंड तक कुछ हिस्सा ऑपरेशनल हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो उल्वे और नवी मुंबई के उस इलाके को थोड़ा आकर्षक बनाती है।
हाँ, एक बात जरूर है कि रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी शायद ना मिले, लेकिन चूंकि आपका इन्वेस्टमेंट का ही होराइजन है या पर्पस है, तो आप बेहतर होगा कि आप अंडर कंस्ट्रक्शन में जाएं। हाँ, मैं समझता हूं कि सबको लगता है कि भाई रेडी टू मूव इन मिल जाए तो निश्चिंतता हो जाती है, लेकिन अच्छे डेवलपर, अच्छे आपको बिल्डर्स वहां पर भी मिलेंगे। हम और डिटेल में जा सकते हैं, लेकिन जहां तक इलाके की बात है तो शायद ये नवी मुंबई और उल्वे का इलाका इस समय निवेश के लिहाज से एक बार फिर से बड़ा आकर्षक हो चुका है। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि हम आपकी इस सवाल का एक हद तक तो जवाब दे पाए। आप कुछ जाके एक जीरो इन करने के बाद कुछ प्रॉपर्टीज और देखिए, फिर हम बातचीत कर लेंगे। तो चलिए, आज के लिए वक्त हो रहा है समाप्त। आशीष जी, जाने से पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, ढेर सारी बातें आज आपसे हुई और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब भी आपने दिए, तो आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों से भी हमेशा की तरह यही निवेदन कि आप pgmoneycontrol.com पर अपने सवाल हमें भेजते रहिए, डिटेल डाल दीजिए, अपना फ़ोन नंबर डाल दीजिए, हम आपसे संपर्क करेंगे और डिटेल्स ले लेंगे। और उम्मीद करते हैं कि हमारे जो जवाब रहते हैं वो आपकी एक हद तक तो मदद कर ही पाते हैं। आप हमें दोबारा भी नहीं संकोच लिख सकते हैं, तो हम और कोशिश करेंगे कि आपके सवालों को और फाइनली डिटेल में जाके जवाब दे पाएँ। तो इस हफ्ते के लिए इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।